Hello students, I am your Charu ma'am. As you all know, 6th August day is known as Hiroshima Day. आप सबने हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सुना होगा. So, what is Hiroshima Day? Why it is known as Hiroshima Day? तो आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगी कि हिरोशिमा डे क्या है और ये क्यों इस नाम से जाना जाता है. तो आज के दिन अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान की 2 सिटीज़ दैट इज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया था. सो व्हाट इज़ न्यूक्लियर वेपन? हम जानते हैं एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, तो इन सबको ही हम न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं. इनका यूज़ करके बहुत लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है. तो आज के टाइम में हम वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर वार होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत से कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए हैं जिन्हें अगर एक बार यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है. हम जानते हैं कि वार जब भी हुआ है कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है. नुकसान हर जगह होता है, तो वार से हम जितना बच सकते हैं उतना बचना चाहिए. न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने से बचना चाहिए. न्यूक्लियर वेपन्स 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ फिजन वेपन विच इंक्लूड एटॉमिक बॉम्ब. सेकेंड इज़ फ्यूज़न वेपन विच इंक्लूड हाइड्रोजन बॉम्ब. हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जिस न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हुआ था वो था एटॉमिक बॉम्ब, और उससे डिस्ट्रक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पर हुई थी. बहुत से लोगों की जान गई थी. और आज के टाइम पर अर्थ पर जितने भी कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब से डेवलप किए हैं. हाइड्रोजन बॉम्ब की कैपेसिटी एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा होती है. अगर एटम बॉम्ब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है तो हाइड्रोजन बॉम्ब उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कभी उन वेपन्स का हमारी अर्थ पर यूज़ किया गया तो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो इनफ है. अब मैं आपको बताऊंगी कि इन न्यूक्लियर वेपन्स का हिरोशिमा एंड नागासाकी पर किस तरह से यूज़ किया गया. हाउ न्यूक्लियर वेपन्स वर यूज्ड. ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम की बात है जिसमें 2 अपोजिशंस थी. एक साइड एक्सिस पावर थी और दूसरी तरफ एलाइड पावर थी. एक्सिस पावर में जो कंट्रीज़ थी वो थी जर्मनी, इटली, जापान एंड मैनी मोर. और अलाइड पावर में जो कंट्रीज़ थी दैट इज़ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी मोर. ये दोनों अपोजिशन थी और एक दूसरे को सरेंडर करवाना चाहती थी. अब जापान बिल्कुल भी हार मानने को रेडी नहीं था. वो सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं था एंड वो प्लान कर रहे थे कि वो किस तरह न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करें दूसरी कंट्रीज़ पर. जब ये बात अमेरिका को पता चली तो उन्होंने अपना एक एटम बम बनाया और उसे यूज़ करना चाहा जापान की 2 सिटीज़ पर, ताकि वो लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन कर सके. इसके लिए बहुत सी मीटिंग्स बिठाई गई जिसमें कि वो 2 सिटीज़ डिसाइड की गई जिन पर वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगे. एंड दैट सिटीज़ वर हिरोशिमा एंड नागासाकी. सो अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को अपने न्यूक्लियर वेपन यानी एटम बॉम्ब की टेस्टिंग की कि किस तरह डिस्ट्रक्शन कर सकता है. और उसके बाद उन्होंने 6 अगस्त 1945 को 8:15 टाइम पर B-29 बॉम्बर के ज़रिए बॉम्ब हिरोशिमा सिटी पर गिरा दिया. ये एक इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन थी. किसी को भी इसका अंदाज़ा नहीं था. सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और जब ये डिस्ट्रक्शन हुई कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाया कि कितना नुकसान हुआ होगा.
जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। इंस्टेंट टाइम पर ही बहुत से लोगों की जान चली गई। ये इतनी जाने गई कि 30% पॉपुलेशन उसी समय डिस्ट्रॉय हो गई। बम फटने पर ख़त्म हो गया ऑक्सीजन। बम फटने के बाद ही आसमान में सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड बन गए थे। इसकी वजह से हवा से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी और इसकी वजह से शेल्टर में छिपे हुए लोग भी सांस न ले पाने की वजह से मारे गए थे। नियर अबाउट मोर देन 1 लाख लोगों की उसी समय जान चली गई और बहुत से लोग इंजर्ड भी हो गए थे और आने वाले कुछ महीनों तक बहुत सी जानें ऐसे ही जाती गई। जो बॉम्ब वहाँ पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और उसमें यूरेनियम मटेरियल का यूज़ किया गया था। रेडियो एक्टिव बारिश। एटम बॉम्ब विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से करीब 11 बजे हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। अभी जापान इस हमले से बाहर ही नहीं आया था कि 3 दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को फिर से एक बॉम्ब अमेरिका के द्वारा जापान की नागासाकी सिटी पर गिराया गया। उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन और उसमें प्लूटोनियम मटेरियल का यूज़ किया गया था और इसमें भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुई थी जिसमें कि 80,000 के अराउंड लोगों की इंस्टेंटली जान चली गई थी और उसके बाद बाकी के बचे लोग इंजर्ड हो गए थे। हम ये नहीं कह सकते कि डिस्ट्रक्शन उसी टाइम की थी। ये रेडिएशन जापान की एयर में इस तरह से रिस गई, इस तरह से फैल गई थी कि आज भी जब वहाँ पर लोग जन्म लेते हैं तो वो उन रेडिएशन के इफ़ेक्ट में पाए जाते हैं। तो ये था हिरोशिमा डे और इसके बाद 15 अगस्त 1945 को यूएस के सामने जापान ने खुद को सरेंडर कर दिया बिकॉज़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी कि वो अगर अभी भी सरेंडर ना करते तो अमेरिका 3rd बॉम्ब गिराने की तैयारी में था। तो इसलिए हम इस दिन को हिरोशिमा डे के नाम से जानते हैं। परमाणु जब फटता है तब हिरोशिमा का इतिहास बनता है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। मानवता को मानव पर शर्म आती है। हर धर्म हमको सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखलाता है। यह क्रूर विज्ञान मानव का ले सहारा परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार बनाता है। युद्ध जब होता है हर देश अपना आपा खोता है। अब युद्धों में परमाणु का इस्तेमाल ना हो, कोई हिरोशिमा फिर से शमशान ना हो। तबाही लाती हुई लहरों का कोई समंदर ना देखे, आने वाली पीढ़ी कोई हिरोशिमा जैसा मंजर ना देखे। तो इस तरह से हमने जाना कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।